नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं NS 24/7 दो प्रदेश खबर विशेष की शुरुआत करेंगे। मैं आपके साथ सचिन पाठक। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने एनडीए की जीत के लिए पसीना बहाया, तो वहीं प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रचार और रोड शो किया। पीएम मोदी ने कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित किया। महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया, जंगल राज की याद दिलाई। तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर संबोधित किया और गांधी जी के 3 बंदरों के रूप में चित्रित कर दिया। सोनबासा में प्रियंका गांधी ने भी सभा की। पीएम मोदी उनके निशाने पर थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव पर ही बरस पड़े और महुआ के लोगों पर लाठीचार्ज कराने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर सोमवार को चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी। तो ये 5 तस्वीर देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव है। 6 तारीख और 11 तारीख को मतदान करना है और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। ये पहले चरण के लिए आज आखिरी दिन था और इसमें बड़े बड़े नेताओं ने अपनी जान फूकी। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रहार किया कांग्रेस और आरजेडी पर, वो चर्चा का विषय रहा पूरे देश भर में। उन्होंने पप्पू, टप्पू और अप्पू इस तरीके से हमला किया विपक्ष पर। पप्पू का यहां पर मतलब था, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी, टप्पू यानी तेजस्वी और अप्पू उनका निशाना अखिलेश यादव पर था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन में हो रही देरी पर लेकर कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान बिहार में मछली पकड़ रहा है। जब फुर्सत होगी तभी जिलाध्यक्ष चुन पाएंगे। अगर जिलाध्यक्ष चयन की ज्यादा जल्दी है तो गंगरेल में मछली पकड़ने आए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बेगूसराय में मल्लाहों के साथ मछली पकड़ी। इसी बात को लेकर कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी ली। फुर्सत होगी तभी चुने जाएंगे जिलाध्यक्ष। मैं अभी एक लाइन बोला, अभी कांग्रेस का हाईकमान बिहार में मछली पकड़ रहा है। जब फुर्सत होगा तब देखेंगे मछली पकड़ने के बाद। छत्तीसगढ़ में यदि जरूरत हुई तो, और यदि तत्काल करवाना है तो गंगरेल में मछली पकड़वा दें तो आ जाएंगे। मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति के लिए कई नेता इंतजार कर रहे हैं। अब लगभग 2 वर्ष बाद सरकार नियुक्तियों के लिए तैयार तो है, लेकिन एक साथ नियुक्तियां करने के बजाय छोटी छोटी सूची निकालने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। पहले नवरात्रि और दीपावली भी निकल गई, लेकिन भाजपा के उन नेताओं का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा जिन्हें मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार है। आलम यह है कि इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार फिलहाल सिर्फ आधा दर्जन राजनीतिक नियुक्तियां करने के मूड में है। संगठनात्मक नियुक्तियां जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर लगातार चली। प्रदेश की हमारी कमेटी आई और अब निगम मंडल को लेकर के भी हमारा नेतृत्व गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। जितने भी कार्यकर्ता संगठन में समायोजित नहीं हो पाए तो सभी की उपयोगिता के अनुरूप नेतृत्व के द्वारा उनको सरकार में स्थान देकर के निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्ति की जाएगी और इस दिशा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के उपरांत निर्णय लेंगे। मोहन सरकार को 2 साल हो रहे पूरे। 2 साल में इक्का दुक्का पदों पर ही हुई राजनीतिक नियुक्तियां। पार्टी के कई बड़े नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्ति का इंतजार। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता भी मौके के इंतजार में। फिलहाल मंत्रियों के पास है निगम मंडलों का प्रभार। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार दोनों पर ही सवाल दागे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मलाई खाने के लिए मलाई वालों की तलाश कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के भाजपा की संगठन की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और लगातार
विसंगतियां सामने हैं। ना निगम मंडलों में नियुक्तियां हो रही हैं, खुद का संगठन बनाने में भी किस तरीके की देरी हो रही है, और बनने के बाद जो गुटबाजी सामने आ रही है वो भी किसी से नहीं छुपी है। तो राम भरोसे भाजपा का संगठन चल रहा है, ना सत्ता संभल रही है ना संगठन संभल रहा है। एमपी में निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर भाजपा नेताओं की दौड़ दिल्ली से लेकर भोपाल तक जारी है। नेताओं की परिक्रमा भी जारी है, लेकिन इस परिक्रमा के बावजूद नवरात्रि जा चुकी है, दीपावली बीत चुकी है और इंतजार अभी भी निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर बाकी है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालवीय, NH 24x7 भोपाल। हरियाणा से पन्ना आए विजय सिंह की किस्मत बदल गई है। विजय को खदान से 2 चमकते हुए हीरे मिले हैं, जिनका वजन 1.31 और 1.04 कैरेट है। दोनों हीरे उच्च गुणवत्ता के हैं। हीरों की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए आकी गई है। बता दें कि विजय ने कल्यालपुर पट्टी क्षेत्र में हीरा उत्खनन का पट्टा लिया। उसके बाद उन्होंने उसकी खुदाई शुरू की थी। बता दें कि स्थानीय हीरा पारखी अनुपम सिंह ने जांच के बाद हीरा सुरक्षित जमा कर लिया है। तीन 11/2025 को ग्राम पट्टी में श्री विजय सिंह पिता श्री जगराम सिंह निवासी हरियाणा के थे। उन्होंने खदान लगाई थी, जिसमें उन्हें 2 हीरे प्राप्त हुए हैं। एक का वजन है 1.04 और एक का वजन है 1.31। दोनों ही हीरे थोड़ा मतलब उनमें ज्यादा उज्जवल किस्म की नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। नया रायपुर स्थित आदिवासी म्यूजियम हॉल का भव्य उद्घाटन पीएम मोदी ने 1 नवंबर को किया, लेकिन अब इस पर ताला लटक गया है। भव्य इमारत, आधुनिक तकनीक और कला संस्कृति का संगम, लेकिन अब सब कुछ खामोश है। आदिवासी म्यूजियम अब बंद पड़ा है। लाखों लोगों की उम्मीदों के बीच अब बस ताला और तसल्ली का सन्नाटा है। सिर्फ 2 दिन खुलने के बाद ही म्यूजियम को बंद कर दिया गया है, जिससे दूर दराज से आए लोग निराश होकर लौट रहे हैं। इन चेहरों की मायूसी, इन आंखों की उम्मीदें शायद यही बता रही है कि ये ताला सिर्फ दरवाजों पर नहीं, लोगों के मन पर भी लगा है। जिस म्यूजियम को छत्तीसगढ़ की शान कहा गया, वो अब सवालों में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया। जी हाँ, एक नया ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया और बहुत ही भव्य रूप से ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है। इसके बाद इसका जोरों शोरों से उद्घाटन भी किया गया, जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने पहुंचे। लेकिन उद्घाटन होने के 2 दिनों के बाद ही, और 2 दिन भी नहीं, उद्घाटन होने के सिर्फ अगले दिन बाद से ही ये म्यूजियम बंद है। पीछे की तस्वीरें देख लीजिए। मैं उसी ट्राइबल म्यूजियम के बाहर इस वक्त मौजूद हूं, जिसका जोरों शोरों से उद्घाटन हुआ था। छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिरकार आदिवासी परंपरा में क्या क्या चीजें हैं, इस म्यूजियम के अंदर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं और क्या कुछ खास है, और देखने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये एक दावा किया गया था कि बहुत ही जोरों शोरों से यहाँ पे ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया, और एक नहीं बल्कि 2-2 ताले इस पर लटके हुए हैं। लोग देखना चाहते हैं और लोग यहाँ पर झांक झांक कर देख रहे हैं। क्या देख रहे भैया, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ से आए हैं? ग्राम अमेरी से। कहाँ से? अमेरी रायपुर। अच्छा, हाँ, क्या सुने थे ये म्यूजियम खुला करके आए? खुला है करके आए थे, और यहाँ कुछ नहीं है तो बंद है। प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। इतना भव्य रूप से इस म्यूजियम को बनाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं इसमें, और यहाँ पर आदिवासी परंपरा और आदिवासी पैटर्न में भी इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो किया गया है। दिखा दीजिए, बाहर से ही दिखा देते हैं आपको, क्योंकि हम भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर बाहर से तो ताला लगा है। शायद अगर ताला नहीं लगा होता तो हम भी अंदर जाकर आपको दिखा देते कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेकिन बाकी लोगों की तरह हम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो हमें भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि हम भी जब यहाँ आए तो हम भी ये देख नहीं पाए, ताले लगे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस संग्रहालय का इतने भव्य रूप से उद्घाटन किया गया, इतने भव्य रूप से जिसका प्रचार प्रसार किया गया, वो आज बंद पड़ा है।
कैमरामैन अविनाश के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। रायपुर के चर्चित सूदखोर और हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जबकि दोनों की पत्नियों और भतीजे को जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रशासन ने तोमर बंधुओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बता दें कि दोनों भाइयों पर 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस की छापेमारी में तोमर बंधुओं के घर से कई ब्लैंक चेक बुक, हथियार और कारतूस मिले हैं। वहीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर तोमर बंधुओं के अधिवक्ता ने कहा कि अन्य कोई दूसरे कानून की सहायता ली जाएगी। देखिए, आज तोमर बंधुओं का रोहित, वीरेंद्र और उनकी दोनों की पत्नियां और भतीजे का जमानत लगा हुआ था। अग्रिम जमानत याचिका फाइल हुई थी, तो कोर्ट ने आज दोनों की पत्नियों का अग्रिम जमानत स्वीकार कर लिया और तोमर बंधु के भतीजे जो हैं दिव्यांश तोमर, उनकी भी अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली कोर्ट ने मामलों में। और तोमर बंधुओं को कहा कि आपको अग्रिम जमानत के बजाय अन्य जो रेमेडी है वो किया जाएगा उनके लिए। निश्चित रूप से राहत मिलेगी, क्योंकि अगर एक ही प्रकरण में बाकी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत मिल गई और रेगुलर जमानत भी हो चुकी है, तो इनको ना जमानत मिले ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। कुछ नॉर्म्स होते हैं अग्रिम जमानत के, उससे उस नॉर्म से बाहर है, इसलिए शायद इनको जमानत नहीं मिल पाई। धार जिले के त्रिमूर्ति नगर में एक युवक की बेदम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि यह घटना वाइन शॉप ऑफिस पर 28 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें संजय नाम के युवक की 2 युवकों ने बेरहमी से पिटाई की और उसे धक्का देकर जमीन पर पटक और पत्थरों से हमला किया। गंभीर हालत में युवक का इलाज चल रहा है, तो वहीं कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनांदगांव में पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है। मोहरा के वाटर फिल्टर प्लांट में सालों से फिटकरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे शुद्धिकरण की प्रक्रिया ठप पड़ी है। कई इलाकों में बिना फिल्ट्रेशन गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे डायरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की और जल्द से जल्द समस्या दूर करने की मांग की। तो इस गंदे पानी को पीने से डायरिया की समस्या बढ़ रही है। तो यदि मान लो कोई प्रकार की उस पूरे पानी वाटर सप्लाई स्कीम के निर्माण से लेकर अभी तक कहीं विसंगतियां होती है, आप बता रहे हैं, तो उसकी जानकारी मैं लेता हूं और निश्चित रूप से यदि गड़बड़ियां होगी तो कार्रवाई करेंगे। नीमच जिले के मोरवन गांव में खुलने वाले टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध शुरू हो गया है। आज सोमवार को किसानों और स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि जब तक टेक्सटाइल फैक्ट्री का निर्माण पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। भीलवाड़ा में ऐसी ही फैक्ट्रियों ने जमीन को बंजर बना दिया। अब वही गलती नीमच में नहीं दोहराई जानी चाहिए। हम शांतिप्रिय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। हमारा धरना चल रहा 20 दिन से शांतिप्रिय, और हम एक साइड चल रहे हैं। हमारी मांग है एक ट्रैक्टर कहीं भी साइड पे लगाओ आप, और हम भले 1 किलोमीटर पैदल चल के धरना दें। तो वो फैक्ट्री वालों माने डरे रो, यूं की रो थाने जेल में डाला, काके बले जेल में डालेगा वो। कि हम लोग मोरवन की जो फैक्ट्री बन रही है उसमें डैम का पानी देने की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन होगा वहाँ पे। इसी बात के लिए 25 दिन से धरने पे बैठे हैं और आज इसी को लेके सारे किसान अपने ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर रैली करके कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कभी गोलियों से गूंजने वाला बस्तर अब बदल गया है। बस्तर के ताजा हालात पर स्थानीय कलाकारों ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो लाल आतंक पर आधारित है। 14 नवंबर को यह फिल्म छत्तीसगढ़ में रिलीज होगी। खास बात यह है कि इस फिल्म में आत्मसमर्पण नक्सली का भी सहयोग लिया गया है। फिल्म के कलाकारों का कहना है कि फिल्म देखकर नक्सल संगठन भी जान जाएंगे कि प्रेम और विश्वास के आगे सब हथियारबंद आंदोलन बेकार है। बस्तर के सुकमा, जगरगुंडा, चिंतलनार के बीहड़ जंगलों में इसकी शूटिंग की गई है।
खुशी की बात यह है कि इस फिल्म का कंप्लीट काम जो है बस्तर के कलाकारों और बस्तर के टेक्नीशियंस के ग्रुप ने किया है और इस फिल्म में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। जब आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कदर ये लोग जो एक समय में जंगलों में भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ बंदूक उठा करके चला करते थे, उन लोगों के अंदर किस तरह का टैलेंट है और किस तरह से भारतीय लोकतंत्र की आस्था के प्रति एक फिल्म बन रही है। तो जो बस्तर को लेकर जो लोगों एक नैरेटिव सेट करते हैं या बस्तर के बारे में जो लोग बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी अधूरा, थोड़ी सी कमी थी। तो जब हम बस्तर के लोग हैं तो हम अपने बस्तर को देश दुनिया में लाने की कोशिश करें। जो बस्तर के नक्सल स्टोरीज पे जो हमारी लव स्टोरी है, जो यहाँ की दास्तान है, उसके साथ साथ जो बस्तर हमारा बहुत खूबसूरत है, उन चीज़ों को भी हमने हमारे फिल्म के माध्यम से देश दुनिया में लाने की कोशिश की। दिवंगत अभिनेता प्रेमनाथ की पुण्यतिथि के मौके पर अभिनेता के प्रशंसक जिलहरी घाट में बनी समाधि स्थल पहुंचे। सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रशंसकों ने फिल्मों में उनके निभाए गए अलग अलग किरदारों को भी याद किया। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता प्रेमनाथ ने 3 नवंबर 1992 को दुनिया से अलविदा कह दिया था। स्वर्गीय प्रेमनाथ की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों को नर्मदा नदी में विसर्जित कर तट के जिलहरी घाट पर उनकी समाधि बनाई गई थी। इतना ही नहीं, प्रेमनाथ ने पृथ्वी राज कपूर के अस्थि कलश को भी जिलहरी घाट लाकर उनकी भी समाधि बनवाई थी। इस दौरान प्रेमनाथ के प्रशंसकों का आक्रोश भी उनकी पुण्यतिथि पर देखने को मिला, क्योंकि प्रेमनाथ का जबलपुर से गहरा नाता तो रहा, लेकिन उनकी धरोहरों की अनदेखी लगातार की गई और किसी ने भी इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते दिवंगत अभिनेता प्रेमनाथ और पृथ्वीराज कपूर की समाधि आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। अभी मुझे भी पता चला कि ये पृथ्वीराज कपूर की भी यहाँ पे स्मृतियां हैं। एम्पायर टैक्स को बिल्कुल बचाया जा सकता था। शहर का जो नेतृत्व करने वाले लोग चाहे होते तो निश्चित रूप से एम्पायर टैक्स जो प्रेमनाथ की अद्भुत धरोहर रही है, वो एक विलक्षण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकता था। तो आज के इस अवसर पर मैं प्रेमनाथ जी को नमन करते हुए अपना ये दर्द इस शहर के लोगों से बांटना चाहता हूँ। तो इस शहर का जितना नाता बम्बई से था प्रेमनाथ जी के होते हुए, और कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इतने बड़े से बड़े आर्टिस्ट निकले यहाँ से, इतने बड़े बड़े लोग गए हैं प्रेमनाथ जी के कहने पे, उनके आशीर्वाद से, उनके तौर तरीकों से कितना लोगों ने सीखा। वो अपने आप में एक खुद इंस्टीट्यूशन थे। जबलपुर शहर संस्कार धानी इतना भाग्यशाली है जहाँ पर प्रेमनाथ मल्होत्रा जी की समाधि स्थल है, जहाँ पर उनकी बड़ी सुपुत्र मोंटी नाथ जी के द्वारा बॉम्बे से लाया गया था अस्थि कलश। 2 प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन IANS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। देखते रहिए IANS 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।